बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 17 में हमने देखा था कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है और उसकी टर्म्स जो हैं उनके मॉड्स लेके एक और सीक्वेंस बना ली जाए, तो वो जो पहले वाली सीक्वेंस अगर वो कन्वर्ज करती है किसी एक्स को, तो नई सीक्वेंस जो है वो एक्स मॉड को कन्वर्ज करेगी जो मॉड्स लेके बनाई गई थी। ऐसे ही आप जो है सीक्वेंस जो है, अगर नॉन नेगेटिव जो है वो रियल नंबर्स की है और कन्वर्जेंट है किसी नॉन नेगेटिव रियल नंबर को, तो आप स्केयर रूट्स लेके अगर सीक्वेंस बनाएंगे तो वो भी कन्वर्जेंट होगी और लिमिट जो पहले वाली है उसके स्केयर रूट को कन्वर्ज करेगी। फिर आपने स्केयर्स वाली के साथ भी देखा था कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस और रियल नंबर्स कन्वर्ज करती है तो आप अगर उसके स्केयर्स ले लें तो भी वो कन्वर्ज करेगी और जो पहली लिमिट थी ओरिजिनल सीक्वेंस की उसकी लिमिट के स्केयर को कन्वर्ज करेगी। इसके अलावा हमने एक और रिजल्ट भी प्रूव किया था कि अगर आपके पास जो है कोई सीक्वेंस जो है आपके पास नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स की है और आप उनकी रेशियोज बनाते हैं और रेशियोज वाली सीक्वेंस जो है वो किसी लिमिट एल को कन्वर्ज करती है और एल जो है वो लेस देन वन है, तो इस सूरत में आपकी जिस सीक्वेंस को लेके आपने रेशियोज बनाई थी वो ओरिजिनल सीक्वेंस जो है वो आपकी ज़ीरो को कन्वर्ज करेगी। तो ये सारे रिजल्ट्स हमने किए थे। आज इंशाल्लाह हम जो मोनोटोन सीक्वेंसेस है उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उनकी कन्वर्जेंस से रिलेटेड जो है रिजल्ट जो है उसको देखेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। जी, मोनोटोन सीक्वेंसेस हम जो है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक उसने ओवरव्यू दिया है कि आपने क्या कुछ जो है कन्वर्जेंस से रिलेटेड पढ़ा है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन के थ्रू आप देखते थे कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, और फिर आपके पास एक और रिजल्ट था कि अगर आपके पास किसी सर्टन बैरियर के बाद एक्स एन माइनस एक्स मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू हो जाए सम कांस्टेंट, वहाँ पे सी था इनटू ए एन, और ए एन एक पॉजिटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस थी। ठीक है जी, तो वो अप्रोच कर रही थी ज़ीरो को, तो फिर आपके पास एक्स एन जो है वो एक्स को कन्वर्ज करेगी। ठीक है जी, ये थ्योरम का नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, उसमें एक ए एन सीक्वेंस थी जो ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही थी और आपके पास एक बैरियर मौजूद था एम के साथ, हमें वहाँ पे लिखा था कि उसके बाद एक ऑर्डर बन जाता था एक्स एन माइनस एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू सी इंटू ए एन। ठीक है जी, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो अगर इस तरह आपके पास इनक्वालिटी इस्टेब्लिश हो जाए तो आपके पास एक्स एन जो है वो एक्स को कन्वर्ज करेगी, और इसकी हेल्प से हमने कुछ एग्जांपल्स भी की थी। अच्छा, उसके अलावा हमने ये किया था कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट हैं तो उनका सम उनका डिफरेंस इस तरह के रिजल्ट्स किए थे। तो उन रिजल्ट से भी हमने देखा था कि किसी सीक्वेंस को हम एक्सप्रेस कर लेते थे सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस या प्रोडक्ट ऑफ टू कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस या कोशेंट ऑफ टू कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। ठीक है जी, तो आप लिमिट निकाल लेते थे लिमिट्स के सम से या लिमिट्स के डिफरेंस से या लिमिट्स के प्रोडक्ट्स के साथ। फिर आपने स्क्वीज थ्योरम में पढ़ा था कि अगर आपके पास एक ऑर्डर क्रिएट हो जाता है तीन सीक्वेंसेस में, एक सीक्वेंस जो है दरमियान में है, एक उससे लेस और इक्वल टू रहती है, दूसरी टर्म वाइज उससे ग्रेटर देन इक्वल टू रहती है, और अगर साइड्स वाली दोनों सीक्वेंसेस जो हैं वो कन्वर्ज करती हों किसी एक की लिमिट को, तो गारंटी है कि जो सीक्वेंस उनके सेंटर में है स्क्वीज्ड है वो भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ये चीज़ें सारी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास इस पैराग्राफ को भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है। अच्छा जी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए हमारे पास ये है कि एक्स वन लेस देन इक्वल टू एक्स टू हो और यही ऑर्डर रहे, कहीं भी ऑर्डर रिवर्स ना हो, इस तरह ना आए। ठीक है जी, तो आमतौर पे तो अगर इक्वलिटी इन्वॉल्व हो तो उसको हम यानी कि नॉन डिक्रीजिंग कहते हैं कि सीक्वेंस जो है या तो यानी कि जैसे ये आपके पास लिखी हुई है कि पहली दो टर्म में क्या ऑर्डर है, सेकंड टर्म इज़ ग्रेटर देन वन, लेकिन थर्ड एंड सेकंड टर्म्स आर ग्रेटर। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज एक जगह इकट्ठी की हुई, वैसे इसको अलग अलग भी, एक को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि एक्स वन इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स टू इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स थ्री, उसको आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते होते हैं। ठीक है जी, ये सिंपली इंक्रीजिंग भी कह लेते होते हैं। और अगर इक्वलिटी की गुंजाइश भी हो, कभी तो वो बढ़ रही है, जैसे वन से बड़ा हो गया टू, फिर
तीसरी टर्म दोबारा से 2 आ गई, फिर बड़ी हुई और फिर उसने अपने आप को मेंटेन किया, तो इसको हम कहते हैं ये नॉन डिक्रीजिंग है। ठीक है, डिक्रीज नहीं कर रही, कभी ये कांस्टेंट हो जाती है और कभी जो है इंक्रीज भी करती है। 1 से 2 हुई, फिर जो है इसने आप इंक्रीज भी नहीं की, डिक्रीज भी नहीं की, फिर जो है 2 से 3 हुई और फिर 3 ही है। तो बाज़ दफ़ा इसको हम दो सेपरेट जो है वो डेफिनेशन के तौर पे भी कर लेते होते हैं, लेकिन बहरहाल आपने बुक के लिहाज से याद रखना है, उसने दोनों को एक ही जगह डाल दिया है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो डिक्रीज नहीं कर रही। ठीक है जी, यानी कि जो भी नेक्स्ट टर्म है वो पिछली वाली के बराबर हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है। ऐसे ही डिक्रीजिंग में भी उसने दोनों को इकट्ठी कर दिया है कि एक तो जो है वो सिंपली डिक्रीजिंग है, एक नॉन इंक्रीजिंग है। ठीक है जी, कि जो भी नेक्स्ट टर्म है वो पहली वाली से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, वो पहली वाली से छोटी होगी या उसके बराबर रह सकती है। जिस तरह आपके पास ये है, आपके पास ये सीक्वेंसेस जो है ये डिक्रीजिंग है। ठीक है जी, तो 1 और 1/2 ज़ाहिर है हाफ हो गया, उससे लेस 1/3 हाफ से भी लेस एंड सो ऑन, ये भी डिक्रीजिंग है। ठीक है, और अगर 1 से लेस कोई नंबर है बी तो उसकी पावर्स जो हैं जैसे जैसे लेते जाएंगे जितनी बड़ी पावर होगी नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। और ये सीक्वेंसेस आपकी इंक्रीजिंग है, सिंपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे 1 से बड़ा नंबर है और उसकी पावर्स ले रहे हैं, तो ये भी कभी भी नेक्स्ट पावर जो है वो प्रीवियस वाले से छोटी नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस लिखी हुई हैं, ये आपके पास डिक्रीजिंग लिखी हुई हैं। कैलकुलस से भी आप लोग इन चीज़ों से फेमिलियर हैं, तो इसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अच्छा, ये वो सीक्वेंसेस हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये दोनों में नहीं है, ना ये इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। देखिए, पहली टर्म से नेक्स्ट वाली जो है वो छोटी थी, सेकंड टर्म। ठीक है, अब अगर तो ये डिक्रीजिंग रहती तो थर्ड को इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए, लेकिन थर्ड फिर बड़ी हो गई, तो इसलिए इसमें कोई सिंगल टोन नहीं है, ये कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों टोन्स मिक्स हैं। मोनो टोन्स यानी कि मोनो मीन्स वन। ठीक है, टोन एक ही उसकी टोन है, या तो यानी कि वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख लें, -1 से +2 जो है वो बड़ा है, लेकिन उसके बाद फिर बजाय इसके एक तीसरी टर्म उससे बड़ी होती या उसी के बराबर रहती, ये छोटी हो गई, तो दिस इज़ नॉट अ मोनोटोन सीक्वेंस। ठीक है, बड़ी है फिर छोटी हो गई है, तो दिस इज़ नॉट मोनोटोन, एक टोन नहीं है, कभी बढ़ जाती है कभी छोटी हो जाती है। अच्छा जी, अब ये सीक्वेंसेज हैं जो अल्टीमेटली मोनोटोन है, इनकी टेल जो है मोनोटोन है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें से आप पहली जो है वो 3 टर्म्स निकाल दे, 7 से 6 हुई, 6 से 2 हुई, और उसके बाद फिर इसने परमानेंट क्या हो गया जी, इंक्रीज करना शुरू कर दिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो अल्टीमेटली ये मोनोटोन हो गई। ऐसे ही इसमें भी अगर देखें तो यहाँ तक तो है प्रॉब्लम, -2, ठीक है जी, से 0, यहाँ ये बड़ी है और उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू होगी 1 1/2 1/3। ठीक है, यहाँ तक बड़ी है पहली 3 टर्म्स, -2 0 और 1 यहाँ तक बड़ी, और उसके बाद फिर मोनोटोन होगी। ठीक है जी, तो ये तो आपके पास डेफिनेशन थी और कुछ एग्जांपल्स थी मोनोटोन सीक्वेंसेस की। नेक्स्ट हमारा एक बड़ा जो है वो कोर रिजल्ट है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ठीक है जी, इसकी स्टेटमेंट ये है कि अ मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स मोनोटोन है, देन दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। मोनोटोन सीक्वेंस जो है उसकी कन्वर्जेंस की गारंटी कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ बाउंडेड, अगर वो बाउंडेड है। और कन्वर्सली एक चीज़ तो हमने हमेशा के लिए प्रूव कर दी हुई है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। ठीक है जी, वो मोनोटोन चाहे ना भी हो, अगर वो कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी। तो इन पर्टिकुलर अगर मोनोटोन सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है तो वो भी बाउंडेड होगी। तो अब प्रूव करने वाला हाफ जो है वो काम आपके पास है कि अगर मोनोटोन सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड भी है तो वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो हर तरह की बाउंडेड होती है ना, उसमें वो चाहे मोनोटोन है चाहे नहीं है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये हमने पहले से प्रूव किया हुआ है। ठीक है जी, तो इसमें अगर एक सीक्वेंस जो कि मोनोटोन है और कन्वर्ज भी कर रही है तो सिंपली उसकी कन्वर्जेंस ही आपको गारंटी दे रही है कि वो बाउंडेड है। आपने सिर्फ अब कन्वर्ज प्रूव करना है कि अगर मोनोटोन सीक्वेंस जो कि बाउंडेड है, ठीक है, ऐसी है तो वो कन्वर्जेंट होगी, ये प्रूव करना है। और इसके अलावा उसकी लिमिट्स के ऊपर भी है कि अगर मोनोटोन है और इंक्रीजिंग है तो उसकी लिमिट क्या होगी। ठीक है जी, अगर मोनोटोन बाउंडेड और इंक्रीजिंग है तो लिमिट जो है वो सुप्रीमम होगी, और अगर मोनोटोन बाउंडेड डिक्रीजिंग है तो आपके पास
लिमिट उसकी इन्फिमम होगी। ठीक है, आइए इस चीज़ को आप प्रूव करते हैं। ठीक है, इसमें उसने यही चीज़ लिखा है कि हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया हुआ है कि जो भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी वो हमेशा बाउंडेड होगी, इसलिए ये चीज़ तो आपके पास ट्रू होगी। ठीक है जी, कि अब मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्जेंट होगी तो वो बाउंडेड ज़रूर होगी। ठीक है जी, अब आपने कन्वर्स प्रूव करना है कि अब मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ बाउंडेड, उसको प्रूव करना है कि वो कन्वर्जेंट है, कन्वर्स प्रूव करना है। ठीक है जी, तो अब कन्वर्सली आपके पास अजम्पशन क्या है कि सीक्वेंस जो मोनोटोन है और बाउंडेड है, लेट एक्स बी अ बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस, तो अब आपने प्रूव करना है कि वो कन्वर्जेंट है। तो मोनोटोन है तो जाहिर है उसमें दोनों टोन्स हो सकती हैं, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हम क्या करते हैं जी, हम उसमें से सबसे पहले इंक्रीजिंग सीक्वेंस वाला केस जो है कंसिडर करते हैं। ठीक है, ए में कि आपकी जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, मोनोटोन है और उसकी टोन जो है वो है इंक्रीजिंग। वी फर्स्ट ट्रीट द केस व्हेन द सीक्वेंस एक्स एन इज़ बाउंडेड और उसके साथ साथ इंक्रीजिंग है, केस ए में। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आपके पास बाउंडेड है तो आपके पास एक रियल नंबर m होगा जो कि उसको बाउंड करेगा एज अ सेट जो है ऑल एक्स एंस आर लेस देन इक्वल टू m। ठीक है जी, सही है, ये उसकी बाउंड है, इससे बड़ी उसमें टर्म नहीं आ रही। ठीक है, तो ये उसकी बाउंड आ गया। अब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हमें गारंटी देती है कि अगर आपके पास कोई सेट जो है उसके ऊपर कोई बाउंड जो है m मौजूद है, बाउंडेड अबव सेट है, तो उसका सुप्रीमम ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, मोनोटोन थी, इंक्रीज कर रही थी और इसके साथ साथ बाउंडेड थी, यानी कि इंक्रीज होने के साथ साथ उसके ऊपर एक ऐसा जो है वो बाउंड फिक्स हो जाता है कि उससे बढ़ती नहीं है, तो ये बाउंडेड अबव सेट बनाती है, इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, उसको एक्स जो है आपने स्टार के नाम से उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है जी, दिस इज़ द सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस वाला जो सेट आपके पास बनेगा एक्स एन। ठीक है जी, एक्स स्टैरिक जो है इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स एन एंड फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, अब हमने प्रूव करना है कि यही जो आपके पास सुप्रीमम है इस सेट का, दिस इज़ द लिमिट ऑफ आवर सीक्वेंस। तो लिमिट के लिए उसकी डेफिनेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। आप कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो ले लें। ठीक है जी, अब सुप्रीमम की डेफिनेशन के साथ आपने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर सुप्रीमम कोई नंबर है उसमें से कोई भी आप डिक्रीज करें तो सेट के अंदर सुप्रीमम से बड़ा एलिमेंट पैदा हो जाएगा, बिकॉज सुप्रीमम इज़ द लीस्ट ऑफ अपर बाउंड्स। सुप्रीमम को छोटा करते ही उससे बड़ा एलिमेंट सेट में मौजूद होगा, यही यहाँ पे आपने यूज़ किया है कि एप्सिलॉन आपने ले लिया, एन आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन है, आपने इस सुप्रीमम में से जब एप्सिलॉन को निकाला तो अब लीस्ट ऑफ अपर बाउंड होने की वजह से और छोटा हुआ, तो ये अपर बाउंड नहीं रहा। अपर बाउंड नहीं रहा तो क्या हो गया, आपके पास एक एक्स के है सेट के अंदर जो इस वाले नंबर एक्स स्टेरिक माइनस जो है एप्सिलॉन से बड़ा होगा, यानी कि ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन आपके पास लिखा होगा। ठीक है जी, द फैक्ट दैट एक्स इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अब आपके पास आपने इसके इंक्रीज होने वाला जो फैक्ट यूज़ करना है वो हमें क्या बताता है, वो ये कहता है कि हर वो सीक्वेंस की टर्म जिसका एन के से बड़ा है वो एक्स के से बड़ी होगी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि व्हेन एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के, एक्स के इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स एन, या जब एन बड़ा होगा तो एक्स एन जो हैं वो बड़े होंगे। ठीक है जी, तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के एक्स एनज आर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स के, तो यही चीज़ ने यहाँ पे लिख ली। ठीक है जी, एक्स एंस आर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स के। ठीक है जी, और एक्स के जो था वो क्या था जी, वो लेस था एक्स स्टेरिक माइनस एप्सिलॉन से, ये चीज़ आ गई। अच्छा, ये तो सेट का हिस्सा है, सेट का हिस्सा है तो इस वजह से अपने सुप्रीमम से बड़ा तो नहीं हो सकता, सुप्रीमम आ गया और सुप्रीमम में कुछ और पॉजिटिव रियल नंबर ऐड किया तो और बड़ा हो गया। तो अब ये बिल्कुल एक्सट्रीम राइट हिस्सा रख लें, एक्सट्रीम लेफ्ट हिस्सा रख लें और सेंटर में से एक्स एन रख लें, तो आपके पास चीज़ आ जाएगी एक्स स्टेरिक माइनस एप्सिलॉन इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स स्टेरिक प्लस एप्सिलॉन। तो ये मॉड वाली इनक्वालिटी बन गई, एक्स एन माइनस एक्स स्टेरिक जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया। और कंडीशन कौन सी है जी, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो एप्सिलॉन के अगेंस्ट आपके पास एक बैरियर जो है वो एग्जिस्ट करता है, व्हेन एनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू दैट बैरियर एक्स एन माइनस एक्स स्टेरिक इज लेस देन एप्सिलॉन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ठीक है जी,
तो यहाँ से आपके पास आ गया कि जो सीक्वेंस एक्स एन थी इट कन्वर्जेस टू एक्स स्टैटिक। अच्छा, जो उसका दूसरा केस है व्हेन आपके पास सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड, तो वो बड़ा सिंपल है, उसमें इसी को उसने यूज़ किया हुआ है। ठीक है जी, उसने सीक्वेंस को आप ले लिया जी, लेट सीक्वेंस y इज वाई एन विच इज़ बाउंडेड एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, कि अगर आप एक सीक्वेंस x बनाते हैं जो नेगेटिव ऑफ y होगी, y वाली को एक कांस्टेंट जो है स्केलर -1 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इसकी टोन चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, बाउंडेड डिक्रीजिंग थी, अब क्या होगी जी, बाउंडेड और इंक्रीजिंग हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब आपके पास ये नई सीक्वेंस है जो ओरिजिनल सीक्वेंस को -1 से मल्टीप्लाई करने से आई, ओरिजिनल वाज बाउंडेड डिक्रीजिंग, द न्यू सीक्वेंस विल बी बाउंडेड इंक्रीजिंग। तो आपने पार्ट ए में ही प्रूव किया हुआ है कि अगर बाउंडेड और इंक्रीजिंग हो तो उसकी लिमिट जो है वो सुप्रीमम होगा। तो इस सेट का जब सुप्रीमम लेंगे तो वो लिमिट होगा इस सीक्वेंस x का। ठीक है, लिमिट ऑफ x विल बी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ इस, क्योंकि ये नई सीक्वेंस बना ली ना आपने, और ये पार्ट ए से आपने इसको जो है प्रूव कर दिया कि पार्ट ए में आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया हुआ है कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड इंक्रीजिंग है तो उसकी लिमिट जो है वो सुप्रीमम होगा। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पे ये सीक्वेंस तो हमने खुद बनाई हुई है नेगेटिव वाई एन वाली, ओरिजिनली तो एक्स एन वाली है ना। ठीक है, ये उनको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास एक और रिजल्ट है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ओरिजिनल सेट का जो है इन्फीमम जो है वो इस नए वाले के सुप्रीमम के इक्वल होगा। अगर आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे सुप्रीमम इन्फीमम में, इन्फीमम सुप्रीमम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर नेगेटिव हटा दिया जाए, कन्वर्जेंस तो फिर भी रहेगी लेकिन यहाँ पे इन्फीमम आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ पे आ गई कि सुप्रीमम ऑफ नेगेटिव टर्म्स इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फीमम ऑफ ओरिजिनल सीक्वेंस के जो टर्म्स थी वाई एन उनका। तो अब आपके पास कन्वर्जेंस एज इट इज़ जैसे आपने प्रूव कर दी है, सिर्फ लिमिट चेंज हो गई कि आपके पास लिमिट ऑफ y इज नेगेटिव लिमिट ऑफ x, और वो क्या होगी जी, हाँ जी, इन्फीमम। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लिमिट ऑफ x में ऑलरेडी आपके पास क्या था जी, नेगेटिव इन्फीमम, तो नेगेटिव और दिस नेगेटिव आपस में जो है वो ख़त्म हो गए। तो लिमिट ऑफ y जो कि ओरिजिनल सीक्वेंस ये लिखी हुई है जो कि बाउंडेड डिक्रीजिंग थी, उसको आपने प्रूव कर दिया है कि वो भी कन्वर्जेंट है, और किसको, इन्फीमम ऑफ वाई एन इसको। ठीक है जी, तो ये आपने इसको प्रूव कर दिया है। ओके जी, आपके पास मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम जो है उससे आपके पास इंफॉर्मेशन ये आई है कि अगर आपकी सीक्वेंस जो गिवन है वो मोनोटोन है और बाउंडेड है, मोनोटोन इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है, तो कन्वर्जेंट दोनों सूरतों में होगी, जो भी मोनोटोन और बाउंडेड होगी। अगर मोनोटोन इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगी, अगर मोनोटोन डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो इन्फीमम को कन्वर्ज करेगी। ठीक है जी, आपने इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास सीक्वेंस है आपके पास 1/√n, और आपने प्रूव करना है कि ये ज़ीरो को कन्वर्ज करती है। ठीक है जी, अच्छा इसमें अगर आप देखें व्हेन n फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसमें लगाते हैं तो जो जो n बढ़ता है उसका स्क्वायर रूट भी बढ़ता है। स्क्वायर रूट क्या कर रहा है, 1 को डिवाइड कर रहा है, तो जो जो स्क्वायर रूट बढ़ेगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट जो है वो कम होगा क्योंकि डिवाइजर बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो व्हेन n इंक्रीजेस 1/√n डिक्रीजेस, तो ये एक मोनोटोन डिक्रीजिंग स्टूडेंट है सीक्वेंस है। ठीक है, ये डिक्रीज करती जाएगी और कभी भी इंक्रीज की तरफ एक ही टोन है इसकी। ठीक है जी, जो जो एन बढ़ता जाएगा ये डिक्रीज करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, सेकेंडली अब इसको आपने देखना कि ये बाउंडेड है कि नहीं। इसमें कभी भी 1 से बड़ी टर्म नहीं आने वाली और कभी भी 0 से छोटी टर्म नहीं आने वाली। तो ये सीक्वेंस आपके पास मोनोटोन है, डिक्रीजिंग है, बाउंडेड है। ठीक है जी, तो इसकी लिमिट जो है वो क्या होगी, अगर आप ये सेट बनाएं इन नंबर्स का तो उसका जो इन्फीमम होगा वो आएगा, यानी कि इस सेट का इन्फीमम, और इसका इन्फीमम जो है हमें पहले से ही पता है कि इसका इन्फीमम जो है वो 0 है। अच्छा, एक और तरीका भी इसने यूज़ किया है कि जब आपके पास गारंटी मिल गई कि ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड डिक्रीजिंग मोनोटोन होने की वजह से गारंटी मिल चुकी है कि ये कन्वर्जेंट है, तो उसने एक और तरह से लिमिट निकाल ली। उसने इस सीक्वेंस को नाम दिया एक्स का,
एक्स इज़ द सीक्वेंस 1/√n। अगर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो सीक्वेंस 1/n बन जाती है, और वो किसको है जी कन्वर्ज करती है, वो ज़ीरो को कन्वर्ज करती है। और ज़ीरो शुड बी द स्केयर ऑफ द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, अगर ये कन्वर्जेस टू एक्स है, क्योंकि गारंटी तो मिल चुकी है कि दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो इसको उसने नाम दे दिया कि ये सीक्वेंस जो है ये एक्स को कन्वर्ज कर रही है। और इसी सीक्वेंस को अपने आप से जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं, इधर भी एक्स ही है इधर भी एक्स ही है। तो ये जो सीक्वेंस बनी है इसकी लिमिट क्या होगी, एक्स इंटू एक्स, लेकिन इसकी नोन है वो क्या है जी ज़ीरो, तो ज़ीरो इज़ एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ से एक्स जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ज़ीरो आ गया जो कि ज़ीरो है। ये एक उसने दूसरी टेक्निक यूज़ की, ठीक है जी, बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक थी। नेक्स्ट आपके पास एक सीक्वेंस है जिसकी जनरल टर्म जो है एच एन, वो पहले एन रेसिप्रोकल्स जो हैं उनका सम है, पहले एन नेचुरल नंबर का। यानी कि अगर इस सीक्वेंस की पहली टर्म देखेंगे तो वो होगी वन, दूसरी टर्म जो होगी वो होगी वन प्लस वन ओवर टू, तीसरी जो है वो होगी वन प्लस वन ओवर टू प्लस वन ओवर थ्री एंड सो ऑन। अच्छा, अब इसमें देखें जब भी नेक्स्ट टर्म आती है तो प्रीवियस सम में कुछ ऐड होता है और नेक्स्ट तैयार हो जाती है, ठीक है जी। जैसे उसने इन जनरल लिखा हुआ है कि एच एन प्लस वन क्या है जी, एच एन प्लस वन जो है वो पिछले वाली टर्म में जब वन ओवर एन प्लस वन ऐड करेंगे तो बनेगा, ठीक है जी। समथिंग पॉजिटिव ऐड हो रही है, तो इसका मतलब क्या है जी, इस सीक्वेंस में एक की टोन है वो है इंक्रीजिंग, पहले वाली को थोड़ा सा बढ़ाएंगे थोड़ा सा इजाफा करेंगे तो नेक्स्ट वाली आएगी। एच एन में कुछ बढ़ाएंगे तो एच एन प्लस वन आ जाएगा, एच एन प्लस वन में कुछ बढ़ाएंगे यानी कि वन ओवर एन प्लस टू का रेसिप्रोकल तो एच एन प्लस टू एंड सो ऑन। तो ये एक मोनोटोन सीक्वेंस है और इसके साथ साथ इंक्रीज कर रही है, ठीक है जी। यहाँ से अब काफ़ी नहीं है कि आप इन दो चीज़ों को देखें जी कि मोनोटोन है और इंक्रीजिंग है, तो अभी तक कोई गारंटी नहीं है कि ये कन्वर्ज करेगी कि नहीं। अब रह क्या गया है कि अगर ये बाउंडेड है तो फिर कन्वर्ज करेगी। तो उसने देखा है कि सीक्वेंस जो है इसकी टर्म्स को देखा है, जैसे एच एन है तो ये है, इनको ऐड करके उसने देखा है कि अगर एन जो है मैं 50,000 लूँ तो एच एन वो इसके इक्वल है। 50,000 तक आपने वन ओवर 50,000 ये सारों को ऐड किया तो कंप्यूटर पे उसने करके देखा तो अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट के बाद और भी चीज़ें होंगी, उसने उसको राउंड ऑफ करके 11.4 लिख दिया। ऐसे उसने उसको 1 लाख किया एन को, तो ये अप टू वन प्लस वन ओवर टू अप टू वन ओवर और 1 लाख नीचे लगा के कंप्यूटर पे जब उसने ऐड किया तो पॉइंट के बाद राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेटली 12.1 आ गया। वो बड़ी स्लो स्लो जो है वो आप सम उसका बढ़ रहा है। तो यहाँ से ये डाउट सा क्रिएट होता है कि शायद ये सीक्वेंस बाउंडेड है। मोनोटोन इंक्रीजिंग तो थी, अगर बाउंडेड भी हो जाए तो कन्वर्जेंट भी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नीचे इसने प्रूव किया कि ये बाउंडेड नहीं है। तो उसके लिए इसने क्या किया, उसने ये सम क्योंकि काफ़ी स्लोली बढ़ रहा है तो यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी कि शायद बहुत बड़ा ना हो, लेकिन उसने अब नीचे बताया है कि ये सम जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस एन ओवर टू रहता है, और एन एक नेचुरल नंबर है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अनबाउंडेड होता है। इसलिए ये जो सीक्वेंस की टर्म्स है ये भी अनबाउंडेड है, ये हमेशा डिपेंडिंग अपॉन एन एक ऐसा सम देंगी जो वन प्लस एन ओवर टू से बड़ा होगा। और ना तो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स खत्म होगा ना ये टर्म्स के साइजेस खत्म होंगे, ये बढ़ती जाएंगी और ये एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है जिसकी वजह से कन्वर्ज नहीं करेगी बल्कि डाइवर्जेंट होगी। तो उसके लिए उसने एच टू एन टर्म्स जो हैं टू एन टू की पावर एन यानी कि उनका साम निकाला है उसने, वन प्लस वन ओवर टू, फिर अगली दो टर्म्स को, फिर अगली चार टर्म्स को, फिर अगली ऐसे जो है वो 16 टर्म्स को ऐड किया, ठीक है जी। अब यहाँ पे उसने क्या किया, डिवाइज़र जो था उसको बढ़ा दिया, ठीक है। इसमें वन ओवर थ्री की जगह भी वन ओवर फोर लगा दिया। अगर आप इससे आगे लिखेंगे तो आपके पास होगा वन ओवर फाइव और प्लस वन ओवर सिक्स अप टू वन ओवर 16, और सारों के ऊपर उसने जो है वो सॉरी ये होगा वन ओवर फाइव प्लस वन ओवर सिक्स प्लस वन ओवर सेवन प्लस वन ओवर एट, फोर टर्म्स होंगी। ये टू की पावर जो है वो बढ़ेगी, ठीक है जी। इसमें एक, इसमें टू स्केयर, इसमें टू क्यूब, फिर उससे आगे जो होगा टू की पावर फोर 16 वाला, और ये टू की पावर एन जो है इसमें टर्म आपके पास आ गई। तो इसमें आपके पास जो सबसे जो बड़े वाला डिवाइज़र है सबके नीचे वो लगा देना है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर इन सब में सबसे बड़ा डिवाइज़र क्या था, टू की पावर एन, सबके नीचे वो लगा दिया। तो जब आपने डिवाइज़र को छोटे से बड़ा रिप्लेस किया, ये छोटा था
ये उससे बड़ा था, तो हर जगह ये लगा दिया। नेक्स्ट वाले में 1/5 में 5 की जगह 8 कर देंगे, 1/6 में भी 6 की जगह 8 कर देंगे, प्लस 1/7 की जगह भी 1/8 कर देंगे। तो वो 4 का ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये पहले दो तो वैसे ही आ गए, और क्योंकि आप डिवाइज़र बढ़ा रहे हैं नीचे, जैसे 3 को 4 से रिप्लेस किया, नेक्स्ट वाले में 5 6 7 जो थे नीचे लगे हुए उनको भी 8 से रिप्लेस किया, तो आपके पास डिवाइज़र नीचे बड़े होने की वजह से इस साइड पे आपने चीज़ों को पहले से छोटा कर दिया डिवाइज़र बढ़ा के, तो इसलिए स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी आ गई। यहाँ पे टू टर्म्स हैं 1/4 वाली, तो 2 × 1/4 हो गया आपके पास, 1/2 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट वाले में आपके पास 4 टर्म्स होंगी 1/8 वाली, जैसे भी मैंने बताया कि उसमें 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8, तो जिनके नीचे 5 6 7 था उनके नीचे भी 8 8 8 कर दिया, तो 4 टर्म्स होगी 1/8 वाली, ठीक है। इसको लिख के देख लीजिएगा। तो जब 4 टर्म्स 1/8 वाली हुई तो 4 × 1/8 1/2 हो गया, तो हर जगह आप 1/2 1/2 बनाएंगे, और ये आपके पास जब ऐड होगा तो ये n टाइम्स ऐड होगा, तो आपके पास n टाइम्स 1/2 हो जाएगा। जैसे अगर आप इसको 2 टाइम्स ऐड करें तो 2 × 1/2 हो जाएगा, ऐसे n टाइम्स ऐड करेंगे तो n/2 आ गया। और आपका जो ये h2n है जो कि ये गिवन है, ये ग्रेटर रहता है इससे भी, और ये डिपेंडिंग अपॉन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये बड़े से बड़ा बनाया जा सकता है, और ये उससे भी बड़ा होगा, तो इसलिए आपकी ये सीक्वेंस जो है ये अनबाउंडेड है, ठीक है जी। तो यही आपके पास यहाँ पे रीज़न लिखी हुई है, अनबाउंडेड है तो कभी भी कन्वर्ज नहीं करती, अनबाउंडेड सीक्वेंसेस आर डाइवर्जेंट, ठीक है जी, सही है। तो इस वजह से ये सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट हो गई। और ये बेसिकली सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स थी हार्मोनिक सीरीज़ की, ठीक है जी, ये आपने एफएससी में पढ़ा होगा। नीचे उसने थोड़ी सी डिटेल लिखी है कि कंप्यूटर से देखें तो क्या सूरत हाल बनती है, कि ये कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस एच एन इंक्रीजेज एंड इंक्रीजेज एक्सट्रीमली स्लोली। फिर उसने बताया है कि कितना कितने साल लगा के आप इसके सम्स जो हैं कंप्यूटर पे फाइंड कर सकते हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इतना ही रखते हैं, और इसके अलावा फिर चलने से थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर आपके पास कन्वर्जेंस इस्टेब्लिश हो जाती है तो हमारे पास डिफरेंट और टेक्निक्स भी हैं लिमिट्स फाइंड आउट करने की। फॉर एग्जांपल जैसे उसने हमारे पास ये लिखा है कि x1 जो है वह 2 है, और उसके बाद जो भी नेक्स्ट टर्म तैयार करनी है वो होगी 2 + 1/xn, ठीक है। जैसे आपने x2 तैयार करना तो x2 के लिए n1 करेंगे, और यहाँ पे 1/x1 हो जाएगा, तो होगा 2 + 1/2, ठीक है जी। अब यहाँ से अगर आप इसको देखें तो ये सीक्वेंस जो है ये आपके पास जो है मोनोटोन है, ठीक है, और डिक्रीजिंग है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है अगर इसकी लिमिट जो है आपके पास x है, अगर इसको आप कर लेते हैं, तो अगर xn+1 की लिमिट लें, बेसिकली रिजल्ट है टेल वाला, xn+1 जो है वो उससे आगे से थोड़ा शुरू हो रहा है, तो उसकी लिमिट भी x ही होगी। जो लिमिट ऑफ xn है वही लिमिट ऑफ xn+1 होगी, वही लिमिट ऑफ xn+एनी फाइनाइट नंबर, यहाँ पे कुछ भी फाइनाइट नंबर आप लगा दें, लिमिट उसकी चेंज नहीं होगी, ठीक है जी। आपका n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, आप शुरू से उसको काउंट करना शुरू करें, उसको एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद काउंट करना शुरू करें, इसकी टेल बन जाएगी बेसिकली। तो ये टेल के साथ एक रिजल्ट है कि सीक्वेंस कन्वर्जेस इवन ओनली इफ इट्स टेल इज कन्वर्जेंट, ठीक है जी, आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। तो चाहे xn लें चाहे xn+1 लें, दोनों ही कन्वर्जेंट हैं और एक ही लिमिट है उसकी, अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे वही एक लिमिट लगी, इसके ऊपर जब आपने लिमिट लगाई तो जो लिमिट यहाँ पे थी वही लिमिट आपके पास यहाँ पे आ गई, ठीक है जी। जैसे ये उसने लगाया, ठीक है, इसकी लिमिट उसको उसने x का नाम दिया हुआ, x यहाँ पे आ गया, x ही यहाँ पे आ गया, तो आपके पास आ गया x+2+1/x। तो अब अगर आप इसको जो है वो जो है करते हैं सॉल्व x के लिए, तो आपके पास आ जाएगा, अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं x² = 2x+1, और फिर जो है इनको इधर ले आए तो x² -2x -1 = 0, और यहाँ से आपके पास जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जैसे ये बल्कि उसने ये लिखा हुआ है नीचे
एक्स स्केयर माइनस 2x-1 = 0, तो आपके पास x जो आ गया 1 प्लस स्केयर रूट ऑफ 2 और माइनस स्केयर रूट ऑफ 2। अब आपके पास ये सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो इसकी लिमिट नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो इसलिए ऑफ कोर्स आपके पास चॉइस यही है, क्योंकि स्केयर रूट ऑफ 2 1 से ज़्यादा होता है। अगर आप दूसरा यहाँ पे लिखते हैं रूट, इसका दूसरा सोल्यूशन लिखते हैं, तो होगा x = 1 - जो कि लेस देन 0 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, 1 माइनस 1 पॉइंट समथिंग। तो वो लिमिट नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी सीक्वेंस जो है फॉर ऑल एन एक्स एंस आर ग्रेटर देन 0, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स की है। तो लिमिट 0 हो सकती है या ग्रेटर देन 0 हो सकती है, ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, इसमें अब आपके पास फर्दर जो आपके पास वो ये है कि सबसे पहले कन्वर्जेंस एस्टेब्लिश करनी ज़रूरी है, वरना सोल्यूशन तो निकल आते हैं। अब दूसरी एग्जांपल उसने दी है कि y1 जो है वो 1 है और yn+1 जो है 2y+1 है, ठीक है जी। अब ये सीक्वेंस अगर आप देखें तो ये बाउंडेड नहीं है, इंक्रीजिंग है। यहाँ पे जब आपने y2 निकालना है तो वो हो जाएगा 2 × 1 + 1 3, और जब y3 निकालना है तो वो हो जाएगा 3 × 2 6 + 1 7 एंड सो ऑन, और ये चलती जाएगी, ठीक है जी। ये मोनोटोन है, इंक्रीजिंग है, लेकिन बाउंडेड नहीं है, और ये चलती जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप वही ऊपर वाली जो है वो सूरत हाल बनाए कि जी व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट ऑफ yn+1 भी वही है जो लिमिट ऑफ yn है, तो आपके पास ये बन जाएगा, अगर उसको y नाम देते हैं लिमिट को, y = 2y+1, तो सोल्यूशन तो यहाँ से भी आ गया, y = -1, ठीक है जी। और ये तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल, क्योंकि सीक्वेंस जो है आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स की, और उसकी लिमिट आपने नेगेटिव लगा दी, ठीक है जी। तो अब ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि ये आप क्लेम कर दें कि ये कन्वर्जेंट है। तो सबसे पहले जो बेसिकली इस पैराग्राफ में वो कहना ये चाह रहा है राइटर, कि आपको कन्वर्जेंस जो है फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी गारंटी लेनी पड़ेगी कि कन्वर्जेंस जो है इस्टेब्लिश करें अपने रिजल्ट्स के साथ कि क्या वाकई ये कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही। ये कन्वर्जेंस इस्टेब्लिश करने के बाद आपने फिर बात करनी है, लिमिट का कोई भी आपने जो है वो टेक्निक चूज़ करके जो आपने निकालनी है। यहाँ पे सूरत हाल वो ये थी कि आपके पास एक मोनोटोन थी और इसके अलावा इंक्रीजिंग थी। आप यहाँ पे चीज़ें जो है वो बल्कि मेरे ख्याल में आपके पास सॉरी ये थी, अगर आप x1 जो है वो 2 लगाते हैं तो x2 जो है आपका आ जाएगा 2 + 0.5 2.5, और फिर ये छोटा होता है, ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है, ठीक है जी। जो जो नेक्स्ट लगाते जाएंगे वो पहले से यहाँ पे नंबर जो है वो छोटा आता जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास x1 जो था वो 2 लगाया तो ये 1/2.5, तो x2 जो है वो आपके पास 2.5 हो गया, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 2.5 लगेगा, पहले 2 लगा था फिर 2.5 लगेगा, तो अब ये छोटा हो जाएगा 1/2.5, ठीक है जी। तो इसलिए ये नंबर जो है हर स्टेप में छोटा होता जाएगा, तो ये डिक्रीजिंग है, मोनोटोन है, और ऑफ कोर्स आपको नज़र आ रहा है कि ये बाउंडेड है, ठीक है जी। इसमें जो है आपके पास 0 से लेस कोई नहीं आने वाला, बल्कि इवन आप चेक करें तो 2 से लेस कोई नहीं आने वाला, इट इज़ ऑलवेज 2 + समथिंग, ठीक है जी। तो इसकी बाउंड बिलो बाय 2 है और अबव बाय 3 है, 3 से बड़ा या 3 भी नहीं आने वाला, तो 2 और 3 के बिटवीन है। तो इस वजह से यहाँ पे मोनोटोन और डिक्रीजिंग और बाउंडेडनेस ये तीनों चीज़ें मौजूद थी, इसलिए इसकी कन्वर्जेंस की गारंटी थी। कन्वर्जेंस एस्टेब्लिश करके आपने फिर जो है एक टेक्निक लगा के कि जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो चाहे xn+1 हो चाहे xn हो, लिमिट एक ही होगी, तो हर जगह आपने x यहाँ पे और यहाँ पे x लगा के सॉल्व करके x = 1 + √2 निकाला। दूसरा रूट भी आता है इसका x 1 - √2, लेकिन वो फिर नेगेटिव रियल नंबर देगा, जो कि इसकी लिमिट नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स जो हैं उनकी सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये इस पैराग्राफ में समझाने का मकसद था कि सबसे पहले कन्वर्जेंस एस्टेब्लिश की जानी चाहिए, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ लेना, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।